हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज हम समझेंगे बीएनएसएस के अंतर्गत परिसीमा काल की अवधि क्या होती है, क्या होता है परिसीमा काल, कब प्रारंभ होता है और क्या परिसीमा काल समाप्त होने के बाद भी संज्ञान लिया जा सकता है। क्योंकि ऐसा ही एक मामला अभी अभी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आया है और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। उस आदेश को समझेंगे कि उस आदेश में क्या कहा गया है और परिसीमा काल की अवधि को समझना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं पहले उस केस को। ये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होती है जनपद फिरोजाबाद के थाना नॉर्थ में, जिसका क्राइम नंबर है 246/19। 379 आईपीसी में एफआईआर पंजीकृत होती है बनाम अज्ञात, लेकिन दौरान विवेचना इसमें 411 की बढ़ोतरी होती है और 7 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आते हैं: अमन, तनुज, आदर्श, विशाल, राहुल और अवनीश और सूरज। इनके नाम प्रकाश में आते हैं। एफआईआर पंजीकृत होती है 16/4/19 को। इसके 2 महीने बाद कोर्ट में केस डायरी दाखिल कर दी जाती है 5 लोगों के खिलाफ: अमन, तनुज, आदर्श, विशाल और राहुल के खिलाफ। और इस पर संज्ञान ले लिया जाता है सीजीएम न्यायालय द्वारा 17/6/19 को। अब उसके बाद में अवनीश और सूरज के खिलाफ किन्हीं कारणों से विवेचना लंबित रहती है। लंबित रहने के बाद में करीब 2 वर्ष बाद 26/6/21 को इनके खिलाफ भी चार्जशीट लग जाती है, जो केस डायरी सीओपीसी में लंबित रहती है। मतलब कि उसको रीड करने के लिए वो लंबित रहती है यहां पर। और यहां के बाद में वो केस डायरी पहुंचती है 25/11/24 को सीजीएम न्यायालय पहुंचती है। इसके करीब 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद जब केस डायरी यहां पे पहुंचती है तो 25/11/24 को ही संज्ञान इस पे ले लिया जाता है इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ, जबकि 5 अभियुक्तों के खिलाफ 17/6/19 को संज्ञान ले लिया गया था। अब यह मामला जब जाता है तो अवनीश कुमार और सूरज ठाकुर ये दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर चैलेंज करते हैं कि जो संज्ञान लिया गया है वो परिसीमा काल के समाप्त होने के बाद में लिया गया है। अब जो सीजीएम फिरोजाबाद में थे वो सीजीएम ट्रांसफर होकर के चले गए सहारनपुर। अब सीजीएम साहब को वहां से तलब किया जाता है और उनसे इसका स्पष्टीकरण लिया जाता है कि आपने परिसीमा काल समाप्त होने के बाद में इस पर संज्ञान क्यों लिया है। जब संज्ञान की बात आती है तो उन्होंने कहा आमतौर पर प्रचलन है कि चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान ले लिया जाता है जब पुलिस अधिकारी उसे दाखिल करते हैं। तो इसकी बात से हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ। तब की कंडीशन में उन्होंने आदेश पारित कर दिया और आदेश पारित करने के बाद में ये हेडलाइन अमर उजाला की है, ये निकल करके आती है कि चार्जशीट की देरी पर मुकदमे की कार्रवाई रद्द। कोर्ट ने कहा कानून की जगह नहीं ले सकता सामान्य प्रचलन। और इसके तहत वो न्यायिक प्रशिक्षण के लिए आदेश कर देते हैं। कोर्ट ने न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों को संज्ञान लेने के कानूनी नियमों का उचित प्रशिक्षण दें और सख्ती से यह कहा कि कोई भी सामान्य प्रचलन स्थापित कानून का स्थान नहीं ले सकता है। अब इस कारण से हमको परिसीमा काल समझना है कि परिसीमा काल क्या होता है और कितने टाइम प्रारंभ होता है, कब से इसकी गणना की जाती है, क्या कुछ इसके अपवाद हैं। तो आइए समझते हैं उसको बीएनएसएस के अंतर्गत। धारा 513 बीएनएसएस में परिसीमा काल की डेफिनेशन दी गई है। तो किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए अवधि उसे परिसीमा काल कहा जाता है। कब, कहां से कहां तक लेकर के एफआईआर पंजीकृत होने से लेकर के कोर्ट जब संज्ञान लेता है उस दौरान के जो बीच की अवधि है उसे परिसीमा काल कहा जाता है। अब परिसीमा काल की डेफिनेशन तो इसमें दे दी गई, लेकिन इसकी अवधि क्या है। 514 धारा के अंतर्गत दिया परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। परिसीमा काल अगर समाप्त हो गया तो फिर उसके बाद में संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो क्या ऐसा है कि संज्ञान नहीं लिया जाएगा? इसके लिए आगे धारा 519 में कुछ प्रावधान है, उनको समझेंगे। पहले इसकी लिमिट समझते हैं कि परिसीमा काल किस अपराध में कितनी अवधि दी गई है। ये अवधि के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, यहां पे आप इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि जहां पर दंड केवल जुर्माने का है तो वहां परिसीमा काल की अवधि होगी 6 माह, और जहां पर कारावास 1 वर्ष तक का है, किसी भी अपराध में 1 वर्ष तक का कारावास है तो वहां परिसीमा काल की अवधि 1 वर्ष रहेगी। जहां पर कारावास 3 वर्ष तक का है वहां पर 3 वर्ष रहेगी, और 3 वर्ष से अधिक है तो इसमें परिसीमा काल की कोई लिमिट
नहीं है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके अंतर्गत इससे ज्यादा 3 वर्ष से सजा ज्यादा होने के बावजूद भी संज्ञान कुछ समय में ही लिया जाता है। तो उनको समझते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। इसमें जो अपवाद दिया गया है, प्रथम अपवाद ये आता है कि धारा 64 BNS, ये किससे संबंधित है? रेप से संबंधित है, बलात्संग से संबंधित है। एक पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ संभोग, जबकि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की हो। तो अपनी पत्नी के साथ संभोग तो रेप में नहीं आता है, लेकिन अगर 18 वर्ष से कम आयु की है तो फिर वो रेप की श्रेणी में आएगा। इसमें 1 वर्ष के बाद कोई संज्ञान नहीं होगा। सजा का प्रावधान ज्यादा है। जब 64(1) देखते हैं हम और 64(2) देखते हैं, इसमें रेप के दंड की व्यवस्था है, तो उसमें सजा का प्रावधान ज्यादा है, 10 वर्ष से ऊपर है। तब भी इसमें 1 वर्ष के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। और यह बात कहां पे लिखी है? धारा 219 के 6 BNSS के अंतर्गत है। अब इसमें नेक्स्ट बात आती है कि उच्च गणमान्य व्यक्तियों की मानहानि का अपराध। मानहानि का अपराध है जहां सेशन न्यायालय सीधे संज्ञान लेता है, वहां परसीमा काल की अवधि केवल 6 माह दी गई है। यह बात लिखी है 222 की उपधारा 5 में BNSS के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आता है कि धारा 358 BNSS में तलब अभियुक्त के विरुद्ध परसीमा का नियम लागू नहीं होता। यह 358 BNSS क्या है? जो 319 CRPC हुआ करती थी, वो हो गई 358 BNSS। अगर न्यायालय केस डायरी से ऐसा पाता है कि उसमें अन्य कोई भी अभियुक्त बन रहा है, तो उसे सम्मन या वारंट देकर के तलब कर सकता है 358 BNSS के अंतर्गत। तो इसमें परसीमा काल का नियम लागू नहीं होता है। अब आता है परसीमा काल प्रारंभ कब होता है? तो इसके प्रारंभ होता है कि अपराध की तारीख का प्रारंभ होना, जब से अपराध की तारीख प्रारंभ होगी तब से होगा। अब यह बात पुलिस अधिकारियों को तो नहीं पता है। तब के लिए क्या मान्य होगा? जब FIR पंजीकृत हो जाएगी तब से प्रारंभ होगा अपराध की जानकारी पुलिस अधिकारी को होने वाले दिन से। और यह कब होगी? जब FIR पंजीकृत हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि जब कहीं पे कोई ऐसा मामला है जिसमें अपराध अज्ञात के विरुद्ध लिखा गया है, अज्ञात के विरुद्ध है, तब इसमें परसीमा काल कब से प्रारंभ होगा? जब प्रथम बार उस व्यक्ति का जिसने अपराध किया है नाम पता ज्ञात हो जाता है, तब से प्रारंभ होगा। और गणना इससे पहले मैंने जो चार्ट बताया था उसके अनुसार कर ली जाएगी कि उसके बाद संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत आ गया कुछ मामलों में समय का अपवर्जन। कुछ मामलों में समय को अपवर्जन किया, घटाया गया है। वो कौन से मामले? किसी न्यायालय द्वारा व्यादेश या आदेश द्वारा रोक लगाने पर जितने समय आदेश वो प्रभावी रहेगा उतना समय घट जाएगा उसमें से। मान लो कोई स्टे वगैरह लगा दिया, दौरान विवेचना स्टे लगा दिया, या संज्ञान लेने से पहले कोई स्टे लगा दिया, तो वो इतना समय घट जाएगा। किसी अपराध में अभियोजन अनुमति प्राप्त करनी है। अगर किसी अपराध, कोई अपराध ऐसा है जिसमें अभियोजन अनुमति प्राप्त करनी है, तब आवेदन, जब पुलिस अधिकारी ने आवेदन कर दिया है वो समय, उस समय से लेकर के, और जब आदेश प्राप्त होता है, मान लो 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आदेश प्राप्त हुआ, अभियोजन अनुमति प्राप्त हुई, तो उतना समय घटा दिया जाएगा, तब परसीमा काल की गणना की जाएगी। यह इसके अंतर्गत दिया। तीसरी कंडीशन आती है अपराधी की अनुपस्थिति में। अगर अपराधी अनुपस्थित है तब भी परसीमा काल, जितने समय के लिए अपराधी अनुपस्थित है तब तक गणना उसकी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है कि मान लो परसीमा काल जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन न्यायालय बंद हो। ऐसा हो सकता है कि छुट्टी हो, उस दिन अवकाश हो, उस दिन न्यायालय बंद हो, तो जो नेक्स्ट डेट आएगी जब भी न्यायालय खुलेगा उस दिन उसका संज्ञान ले लेगा। यह धारा 517 में कहा गया। 518 कहती है चालू रहने का अपराध। अगर कोई अपराध लगातार चालू रह रहा है, जैसे एक ही समव्यवहार का भाग है, अब वो घटते हुए चला गया, तो प्रत्येक नया अपराध जब भी घटित होता है उस समय से परसीमा काल की गणना आगे की जाएगी। अब आती है धारा 519। धारा 519 है कतिपय मामलों में परसीमा काल का विस्तार। इसमें परसीमा काल में इसमें कुछ छूट प्राप्त की गई है, विलंब के लिए छूट। इसमें माफी मिल जाती है कि परसीमा काल समाप्त होने के बाद भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है। कब? जब उसका यह समाधान होने पर के विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है, किस कारण से विलंब हुआ था, ऐसा समाधान कर दिया गया है। अगर मजिस्ट्रेट ऐसा समझते हैं तो न्याय हित में आवश्यक होने पर, न्याय हित में आवश्यक होने पर विस्तार किया जा सकता है। तो अभी हमने परसीमा काल को समझा। परसीमा काल किसे कहते हैं, परसीमा काल की अवधि कितनी होती है, कब से प्रारंभ होता है।
अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।